गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया साइप्रस बायलैटरल रिलेशंस। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और साइप्रस ने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल पर एलिवेट कर दिया है और जो प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस की जो विजिट हुई है उसमें डिफेंस कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म और कनेक्टिविटी को लेकर कुछ पैक्ट साइन हुए हैं। साइप्रस एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जो स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में और पार्ट है वो ईयू का। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1962 में एस्टैब्लिश हुए जब साइप्रस को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस मिली 1960 में। तो दोनों कंट्रीज़ जो है वो एक्टिव मेंबर्स थी शुरू से नैम की। इंडिया ने जो साइप्रस का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, खासकर जब टर्किश इन्वेजन हुई नॉर्दर्न साइप्रस में 1974 में। तो साइप्रस एक ईयू मेंबर होने की वजह से जो है एक गेटवे है इंडिया का फॉर यूरोपियन यूनियन। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो यूएन में भी कोलैबोरेट करती हैं। साइप्रस ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है इंडिया का स्टैंस अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। दोनों कंट्रीज़ के बीच में लगभग $140 मिलियन का जो है बायलैटरल ट्रेड था पिछले साल के, अगर हम आंकड़े देखें तो। और साइप्रस जो है वन ऑफ द टॉप 10 फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडिया का, और सिग्निफिकेंट क्यूमुलेटिव एफडीआई इन्फ्लोज वहाँ से आते हैं। लगभग 15,000 से ज़्यादा इंडियंस जो है वो लिव करते हैं और वर्क करते हैं साइप्रस में। और इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मोस्टली शिपिंग, आईटी, फिनटेक, फार्म हैंड्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और स्टूडेंट्स की तरह से वहाँ पर रह रहा है। तो अब अगर हम देखें डिफेंस कोऑपरेशन में एमओयू साइन हुआ साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। साइप्रस ने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट परचेज करने के लिए डिफेंस आइटम्स इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से। दोनों कंट्रीज जो है साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए कॉपरेट करेंगी और एक साइबर सिक्योरिटी डायलॉग एस्टैब्लिश करने की भी बात हो रही है। दोनों कंट्रीज़ ने जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म के ऊपर जो है सपोर्ट दिखाया है। पीएम मोदी ने साइप्रस को एज एन इन्वेस्टमेंट गेटवे बताया बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, और एक सिग्निफिकेंट फोकस था कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी, जिसमें कि साइप्रस अपने आप को एक की पार्टनर की तरह जो है इनिशिएटिव में प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरबीआई रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया है 2.87 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। जो ये सरप्लस प्रॉफिट जो ट्रांसफर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ही आरबीआई एक्ट के अंदर के प्रोविजंस के अंदर होते हैं, जो कि ईसीएफ इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है इस पूरे जो है प्रोसेस को गवर्न करता है। अब होता क्या कि सेक्शन 47 कहता है कि अब आप जब आरबीआई अपने प्रोविजन बना लेता है बैड और डाउटफुल डेट्स के, डेप्रिसिएशन इन एसेट्स के, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है आरबीआई का वो उसे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना होता है। ईसीएफ डिटरमिन करता है कि कितनी क्या आरबीआई की कैपिटल नीड होंगी और कितना वो बफर बना के रखेगा अपने पास। तो जो एक कंटिंजेंट रिस्क बफर होता है, ये आरबीआई का बेसिकली सेफ्टी क्वेश्चन होता है कि अगर कोई रिस्क हो किसी भी करेंसी वॉलिटिलिटी से, इंटरेस्ट रेट शॉक से, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से, उसके लिए वो बफर बना के रखते हैं फ्यूचर के लिए। और फिर आरबीआई जो है अपनी ग्रॉस इनकम में से इंटरेस्ट जो डोमेस्टिक जो है कहाँ से अर्न करता है, अपने इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक या फॉरेन बॉन्ड्स या रीवैल्यूएशन गेन्स होते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड ट्रांजेक्शन से। फिर वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और सीआरबी का जो है अमाउंट काट के जो बचता है पैसा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये आज तक का सबसे हाईएस्ट सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ है गवर्नमेंट को, और इससे फिस्कल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा सेंटर को। अब इतना पैसा कैसे इकट्ठा हुआ? मेजर कंट्रीब्यूटर था आरबीआई ने जो लार्ज स्केल यूएस डॉलर बेचे हैं रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए। इससे उनकी सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग गेन हुए हैं सेंट्रल बैंक को। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत एलिवेट हुए हैं जिससे रिटर्न्स जो है आरबीआई को ओवरसीज सिक्योरिटीज़ पर बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो आरबीआई ने अगर हम देखें तो सीआरबी में पिछले साल 1,09,000 करोड़ के आसपास ट्रांसफ़र किया था, जो बहुत ज़्यादा था। मतलब अपना बफर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके रखा। अगर इतना ना किया होता तो 3.5 लाख करोड़ तो पिछले साल ही ट्रांसफ़र कर देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर हम देखें तो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए एडिशनल नॉन टैक्स रेवेन्यू बन गया है। आरबीआई का सरप्लस लगभग 90% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू बन चुका है। यह ट्रांसफ़र जो है यह सपोर्ट करेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इन एक्सपेंडिचर को। लोअर बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स होंगी गवर्नमेंट की क्योंकि उन्हें यहाँ से पैसा आ गया, तो इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स जो है वो कंटेन हो सकेंगी। रिकॉर्ड ट्रांसफ़र रिफ्लेक्ट कर रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है आरबीआई का मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ एफडीआई डेटा।
2025-26, ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिलीज़ किया है डेटा जो कि इंडिया का जो दिखा रहा है कि इंडिया का जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, $94 बिलियन के आसपास, जो कि 17% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। तो इस रिकॉर्ड ग्रॉस फिगर के बावजूद नेट एफडीआई इनफ्लो जो है वो $7.65 बिलियन ही है। तो जो टोटल अमाउंट, अगर हम कुछ की टर्म्स के बारे में समझे तो जो ग्रॉस एफडीआई क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में फ्लो होती है उसे हम ग्रॉस एफडीआई कहते हैं। नेट एफडीआई क्या होता है, ग्रॉस एफडीआई में से जब आप जो मनी रिपैट्रिएट होती है, मतलब जो फॉरेन कंपनीज जो है अपने प्रॉफिट या डिविडेंड को ले जाती हैं कंट्री से, उसको हम कहते हैं रिपैट्रिएशन। या फिर जो इंडियन कंपनीज भी बाहर इन्वेस्ट करती हैं उसको क्योंकि वो पैसा भी बाहर जा रहा है तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है उसे हम नेट एफडीआई कहते हैं। तो एफपीआई क्या होता है, एफपीआई वो होता है बेसिकली जो फॉरेन एंटिटीज़ इंडिया के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में। अब जबकि रिकॉर्ड ग्रॉस इनफ्लोज हुए हैं, लेकिन जो नेट एफडीआई है वो बहुत ही लो रहा है पिछले 2 साल में, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत पैसा वापस लेकर जा रहे हैं अपने जो प्रॉफिट के रूप में, और इंडियन कंपनीज भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं बाहर, ठीक है। तो रिपैट्रिएशन जो है वो लगभग $53.58 की थी, जो कि पिछले 3 साल की सबसे हाईएस्ट है। वीक नेट एफडीआई इनफ्लोज की वजह से जो है हमारे इंडियन रुपी पर भी प्रेशर आ रहा है। और अगर हम ये देखें कि एफपीआई इन्वेस्टर्स जो है वो भी बेसिकली इंडियन शोर्स को एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो अब बेसिकली इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं ड्यू टू द क्राइसिस सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। तो वो यूएस डॉलर के भी जो है वो यूएस में भी जो है इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं, तो वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो ये स्केल ऑफ कैपिटल फ्लाइट इतनी ज़्यादा है कि इससे इनॉर्मस प्रेशर आ रहा है इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर, फॉरेक्स रिजर्व पर और रुपी पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर चुका है। 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड इसमें बन चुके हैं, जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के साथ लिंक्ड है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है कंट्री का, जो डेवलप कर रहा है बैकबोन जो कि जो ज़रूरी है हमारे इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये फ्लैगशिप स्कीम 5 साल के लिए बनाई गई है। इसमें 14 डिजिट हेल्थ आईडी होगा, हैसल फ्री मेथड प्रोवाइड करेगा अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली एक्सेस करने का, बेसिकली आभा नंबर जिसको हम कहते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री जो है वो रिपॉजिटरी है सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। अब हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बेसिकली सभी प्राइवेट या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को जिसमें इंक्लूडेड है। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हुत्ती गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड। ये हुत्ती गोल्ड माइंस जो है अभी तक अकेली फंक्शनल गोल्ड माइन है कंट्री के, और इसने लगभग 633 करोड़ रुपीज़ अर्न किए हैं, पिछले 633 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा अर्न किए हैं पिछले साल के मुकाबले। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, 1947 में बनाई गई थी, और ये ऐसी डिस्टिंक्शन है इसको कि अकेली इस टाइम पे प्रोड्यूसर है प्राइमरी गोल्ड का इंडिया में, ठीक है। इसका ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है, और इसमें जो है 2 माइंस हैं, एक तो है हुत्ती गोल्ड माइन और 2 सैटेलाइट माइंस हैं इसकी, ठीक है। मतलब जो एक तो है हुत्ती ओपन कास्ट माइन और हीरा बुद्दिनी एक्सप्लोरेटरी अंडरग्राउंड माइन, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मेटल माइंस हैं ये, जो कि प्री अशोकन पीरियड को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं झरिया कोल फील्ड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी के मुताबिक जो लॉन्ग बर्निंग अंडरग्राउंड फायर्स हैं झरिया कोल फील्ड में, वो इतनी गर्म हो चुकी, इतनी ज़्यादा बर्न हो रही हैं कि उससे जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा एमिट हो रही है, जितना हमने पहले भी एस्टिमेट नहीं किया था। तो झरिया कोल फील्ड लोकेटेड है धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, दामोदर रिवर वैली में पड़ती है ये, और यहाँ पर हाई क्वालिटी कोकिंग कोल मिलता है, जो कि लार्जेस्ट हमारे कोल रिजर्व है हमारे इस कंट्री का। कोल माइनिंग यहाँ पर 1894 में शुरू हुई, और अंडरग्राउंड फायर्स यहाँ पर पहली बार रिपोर्ट हुई 1916 में। अब कोकिंग कोल क्या होता है, नेचुरली अकरिंग सेडिमेंट्री रॉक जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। इसमें ज़्यादा कार्बन होता है, लेस ऐश होती है, लेस मॉइस्चर होता है दैन थर्मल कोल, और ये एक बिटुमिनस कोल होता है जिसकी सूटेबल क्वालिटी होती है, इससे मेटलर्जिकल कोल बनाया जा सकता है। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो अगर हम देखें कोकिंग कोल के, तो वो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस और कनाडा है। इंडिया में ये झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नीरीड। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यू ऑब्जर्वेशन जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिली हैं, तो हमें ये पता लग रहा है कि नीरीड जो कि 3rd लार्जेस्ट मून है नेपच्यून का, वो कुइपर बेल्ट से नहीं आया, ठीक है। नीरीड जो है वो 3rd लार्जेस्ट मून है नेपच्यून का, और इसका बहुत ही एक्सेंट्रिक ऑर्बिट है किसी भी मून के अगर हम कंपैरिजन में देखें, और 360 अर्थ डेज में ये एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। शुरू में माना जाता था कि ये
नेपच्यून के नेबरहुड में कुइपर बेल्ट से आया है, लेकिन अब जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप से पता लग रहा है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये अब नेपच्यून का शुरू से ही पार्ट था। अब कुइपर बेल्ट क्या है? लार्ज डोनट शेप्ड कोल्ड रीजन है आईसी बॉडीज़ का, जो हमारे आउटर रीचेज ऑफ सोलर सिस्टम में पड़ता है, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। काइंड ऑफ इसको आप समझ सकते हो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अग्निवान मिसाइल। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवान को टेस्ट किया है ओडिशा के पास से। ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 700 से 1200 किलोमीटर के आसपास रेंज है, सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर से ये पावर्ड है और न्यूक्लियर केपेबल रोड मोबाइल मिसाइल है ये। इसको इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने 2007 में पहली बार डिप्लॉय किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली एक स्पेशल टाइप ऑफ सैंडलवुड गिफ्ट किया है नेपाल गवर्नमेंट को कि वो पशुपतिनाथ टेम्पल में उसे यूज़ करें। तो पशुपतिनाथ टेम्पल हिंदू टेम्पल है, बागमती रिवर जो है उसके दोनों साइड्स पर, दोनों बैंक्स पर पड़ता है। तो लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पर पशुपति की फॉर्म में है, प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स की फॉर्म में। एक रिलीजियस फाउंडेशन है ये जो 15th सेंचुरी में से है यहाँ पर, लेकिन कहा जाता है कि इसके ओल्डेस्ट जो रिकॉर्ड है टेम्पल के वो 400 CE से पुराने हैं। ओरिजिनली ये मेनली वुडन बिल्डिंग से बना था। 1979 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला और नेपाली पगोड़ा स्टाइल में एक मेन टेम्पल यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Cyprus bilateral relations. This topic is important for international relations. So India and Cyprus have elevated their bilateral relationship to a strategic partnership, and during the visit of President of Cyprus, and both sides have signed pacts on defense cooperation, counter-terrorism and connectivity. So Cyprus is a small island nation which is located strategically in the eastern Mediterranean. Diplomatic relations between both sides were established in 1962 after Cyprus gained independence from British colonial rule in 1960. Both countries shared common experiences of colonial rule and they were active members of non-aligned movement. India consistently supported Cyprus' struggle for independence and territorial integrity, especially after the Turkish invasion of northern Cyprus in 1974. So it is a gateway for India to the EU because it is part of the EU. Both nations are collaborating at the UN. Okay. Cyprus also supports India's bid for permanent membership of the UNSC. Cyprus also expresses solidarity with India in its fight against cross-border terrorism. Bilateral trade between both sides stand at about $140 million for the last year. And Cyprus is one of India's top 10 foreign investors also. Okay, so basically the FDI that comes from EU mostly gets routed through Cyprus. About 15,500 Indians are living and working in Cyprus, mainly working in the shipping, IT, fintech, farm hands, domestic workers and students. So MOU recently was signed between Cyprus Defence and Space Industries Cluster and Society of Indian Defence Manufacturers, paving the way for industrial collaboration. And Cyprus has also expressed interest in purchasing items from the Indian defence industry. It has strengthened cooperation in cybersecurity, maritime security and emerging technologies, and establishment of a cybersecurity dialogue is also being envisaged. So both leaders reiterated their zero tolerance approach to terrorism. PM Modi described Cyprus as an investment gateway between India and Europe, and a significant focus of the visit was on the India-Middle East-Europe economic corridor, where Cyprus has positioned itself as a key partner in this initiative. Okay. So the next topic is RBI's record dividend transfer. This topic is important for your economy section. So RBI has approved a record surplus transfer of 2.87 lakh crore rupees to the central government, and this surplus transfer is governed under the RBI Act of 1934, and this is governed by the revised ECF, that is Economic Capital Framework, where RBI retains certain funds for its risk provisions and transfers the remaining net income to the central government. So Section 47 mandates that after making provisions for the bad and doubtful debts, depreciation in assets and its operational expenses, the net profits of the RBI must be transferred to the government. And ECF determines how much RBI's capital needs to be held. Okay, and the contingent risk buffer, that is the CRB, it acts as RBI's financial safety cushion to absorb risks of the future. And RBI calculates its gross income, that is primarily from the interest on domestic or foreign bonds and revaluation gains of the foreign exchange or gold transactions. Deductions are then made for operational expenses and the CRB amount, and the leftover amount, that is the surplus, is transferred to the government then. So this is the highest ever surplus transfer to the government until now, and this is going to provide substantial fiscal support to the center.
So why this so much profit this time? Because RBI indulged in large-scale sale of US dollars to stabilize the rupee, and it generated significant trading gains for the central government, central bank. Uh, Global interest rates have been also elevated, due to which it has earned significant returns on the overseas securities that RBI holds. So RBI transferred about 1 lakh 9 crore to the CRB last year. If it had not transferred this much amount to the CRB, then about 3.5 lakh crore would have been transferred to the government last year itself. So the higher dividend is that RBI has given to the government is basically an additional non-tax revenue for the government, and RBI's surplus alone now constitutes about 90% of the budgeted non-tax revenue for the government. This will help us to support infrastructure and capital expenditure, and because of that, we would have to the government would have to borrow low, and this would help contain bond yields. This record transfer is reflecting the growing role of RBI in supporting macroeconomic stability during periods of external shocks. So the next topic is India's FDI data 2025-26. So this topic is important for our economy section. RBI has released data showing that India's gross FDI inflows rose to a record high, that is about 17% higher from last year, but the net FDI inflows stood at about just $7 billion. So let's understand some key terms. Gross FDI is basically the total amount of foreign investment that is coming into India, but net FDI caters to the gross FDI minus foreign the repatriation, that is foreign companies that money the money that foreign companies take away from India in the form of profits or dividends or any interest on income or any interest on the investment, and also the overseas investments made by Indian companies. So when foreign companies take back money that they had previously invested in India in the form of profits, dividends, or sale of assets, it is called repatriation. Similarly, FPI, it is different because it is basically the foreign entities who are investing in financial assets of India like stocks and bonds. It is a passive short-term investment. So despite the record gross inflows, the net FDI has been extremely slow in the past 2 years because foreign investors are repatriating money fast, and Indian companies are also investing more abroad. So the repatriation itself was about 53.58 billion, the highest in at least 3 years. The weak net FDI inflows has also been a significant contributor to the pressure on Indian rupee. FPIs have also been exiting the Indian shores because of global uncertainty and rising interest rates in the US. So the scale of capital flight is putting enormous pressure on India's balance of payments, forex reserves, and the rupee. So the next topic is Ayushman Bharat Digital Mission. This topic is important for our governance section. So Ayushman Bharat Digital Mission has achieved a major milestone with over 100 crore health records successfully linked with Ayushman Bharat health accounts. So this Ayushman Bharat Digital Mission is a comprehensive digital health ecosystem of the country. It has been developed as a backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure of the country, and it will function for the next for the 5 years until the end of this year. So it has certain major components like the Aadhaar number, which is a 14-digit health ID for hassle-free method of accessing and sharing your health records digitally. Then we have HPR, which is a comprehensive repository of all healthcare professionals. HFR, which includes both public and private health facilities. This scheme is being implemented by National Health Authority of the Ministry of Health and Family Welfare. So the next topic is Houthi Gold Mines Company Limited. This topic is important for our economy section. Houthi Gold Mines, which is the only functional gold mine in the country, has earned a whopping 633 crore more in the last financial year, and due to the skyrocketing price of gold in the market. So Houthi Gold Mine is part of the Government of India undertaking, which was established in 1947. It is the only producer of primary gold in the country. Its main corporate office is in Bengaluru, and it currently processes the ore from Houthi Gold Mine and two satellite mines called the Houthi Open Cast Mine and the Hira Buddini Exploratory Ground Mine. So Houthi Mine is probably one of the most ancient metal mines in the world, dating to the pre-Ashokan period. So the next topic is Jharia Coalfield. This topic is important for our economy and environment section. A new study has found that long-burning underground fires in the Jharia Coalfield may be burning hotter and emitting more greenhouse gases than previously estimated. Jharia Coalfield is located in Dhanbad district of Jharkhand. It lies in the Damodar River Valley. It has vast deposits of high-quality coking coal, and coal mining began here in 1894. Underground fires were first noted in 1916.
What is coking coal? It is the naturally occurring sedimentary rock found within the Earth's crust. It typically contains more carbon, less ash, and less moisture than thermal coal. It is a bituminous type of coal. So the largest producers of coking coal were China, Australia, Russia, US, and Canada. And in India, we have it in Jharkhand, Madhya Pradesh, West Bengal, and Chhattisgarh. So the next topic is NERID. This topic is important for your science and tech section. New observations from the James Webb Space Telescope have suggested that NERID may not have originated from the Kuiper Belt. So NERID is the third largest moon of Neptune. It is one of the most eccentric orbits of any moon. It has one of the most eccentric orbits of any moon in our solar system. It requires about 360 Earth days to make one orbit. It was long suspected of being migrating from the Kuiper Belt to Neptune, but now the James Webb Space Telescope has confirmed that NERID's composition is inconsistent with Kuiper Belt objects, and this suggests it was part of Neptune's system all along. What is Kuiper Belt? It is the large donut-shaped cold region of icy bodies located in the outer reaches of the solar system beyond the orbit of Neptune. It is similar to the main asteroid belt, and it is far larger than the main asteroid belt. So the next topic is Agni-1 missile. This topic is important for our security section. Recently, India successfully tested the short-range ballistic missile Agni-1 from Balasore, Odisha. This is a single-stage solid-fuel missile. It has a range of 700 to 1200 kilometers. It is powered by a solid propellant booster based on ISRO's SLV-3. It is nuclear-capable road-mobile missile and it was first deployed by Indian Army's Strategic Forces Command in 2007. So the next topic is Pashupatinath Temple. This topic is important for your art and culture section. India recently gifted a special type of sandalwood to the Nepalese government to be used at Pashupatinath Temple on Kathmandu's outskirts. So this temple is a Hindu temple located on both banks of Bagmati River on the eastern outskirts of Kathmandu. It is dedicated to Lord Shiva in the form of Pashupati, that is protector of animals. There has been a religious foundation here since at least 5th century, and the oldest recorded temple dates from 400 CE. So the original mainly wooden buildings were eaten by termites, and it was replaced by the current stone and metal structure in 15th century. In 1979, the temple was declared a UNESCO World Heritage Site, and the main temple is designed in the Nepalese pagoda style. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.